आज हम सभी लोग एक चैप्टर आता है जो कि कहीं ना कहीं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से ही संबंधित है, जो कि बालक के विकास से ही संबंधित होता है और इसको हम लोग इन्फेंसी एज भी कहते हैं। इन्फेंसी एज अर्थात शैशवावस्था किस नाम से जानते हैं? शैशवावस्था। शैशवावस्था के बारे में अगर समझने का प्रयास किया जाए तो जो शैशवावस्था होती है कहीं ना कहीं उसको हम लोग इन्फेंसी एज के नाम से जानते हैं। इन्फेंसी एज के नाम से जानते हैं, शैशवा अवस्था। इन्फेंसी, ध्यान रखेंगे, जो शैशवा अवस्था होती है उसके बारे में अगर हम लोग ध्यान से समझें तो ये शैशवा अवस्था इन्फेंसी से आई है और इसको हम लोग इन प्लस फेंसी के नाम से, इन प्लस फेरी के नाम से जानते हैं। इन प्लस फेरी, ध्यान रखें, इन प्लस फेरी, ठीक है ना, इन प्लस फेरी के नाम से जानते हैं। और जो शैशवा अवस्था है उसको अगर हम लोग ध्यान से स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करें तो जो शैशवा अवस्था है उसको भले ही इनफेंसी कहा जाता हो तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इन मतलब नहीं, और कहीं ना कहीं फेरी मतलब बोलना, मतलब जो बोलने की अवस्था के नाम से नहीं जाना जाता उसको हम लोग इन्फेंसी या शैशवा अवस्था के नाम से जानते हैं। या बोलने के अयोग्य, टोटल स्पष्टीकरण करें तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि जो बोलने के अयोग्य हो उसे ही हम लोग इन्फेंसी एज के नाम से जानते हैं। तो ये चीज़ें इसके अंदर माध्यम से स्पष्ट बताई गई हैं और कहीं ना कहीं हम अगर इसको समझें तो अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग प्रकार से इसके बारे में स्पष्टीकरण भी किया गया है। तो ये चीज़ें अगर देखें तो इन्फेंसी एज मतलब बोलने के योग्य ना होना या योग्य नहीं बताया गया है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। बोलने के योग्य ना होना या बोलने के योग्य नहीं होते हैं बालक छोटे स्तर पे, तो उनको शैशवा अवस्था या इन्फेंसी एज के नाम से जाना जाता है। दूसरी नंबर बात की जो शैशवा अवस्था है उसको हम लोग जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को ही भी माना जाता है। जन्म से लेकर के या 0 से लेकर के 6 वर्ष तक की अवस्था को ही हम लोग क्या कह सकते हैं? इन्फेंसी या कहीं ना कहीं शैशवा अवस्था भी कह सकते हैं। दूसरी नंबर चीज़ है कुछ पुस्तकों में 0 से 5 वर्ष भी दर्शाया गया। ध्यान रखें, विलियम जोन्स के शब्दों में अगर देखें तो विलियम जोन्स ने 0 से 6 वर्ष की अवस्था बताया था, लेकिन कुछ पुस्तकों में अगर देखें तो 5 वर्ष की अवस्था को भी इसके माध्यम से दर्शाया गया है। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखेंगे, इसके अंतर्गत बताई गई है शैशवा अवस्था के अंतर्गत। इसको जिस प्रकार से हम लोग स्पष्टीकरण कर रहे हैं उस प्रकार से अगर समझने का प्रयास करें तो शैशवा अवस्था एक ऐसी अवस्था मानी जाती है जिसको बोलने के अयोग्य अवस्था होती है। दूसरी नंबर बात की 0 से 6 वर्ष या 0 से 5 वर्ष तक की अवस्थाओं के नाम से भी इसको जाना जाता है। तीसरी बात की जो इसमें ये है एक ऐसी अवस्था है, इसको हम अगर स्पष्टीकरण करें तो मानव विकास की ये दूसरी अवस्था मानी जाती है। कौन सी अवस्था मानी जाती है? जब बालक का विकास होता है तो कहीं ना कहीं ये है एक प्रकार की कौन सी अवस्था मानी जाती है? सेकंड स्टेज, कहीं ना कहीं कौन सी अवस्था मानी जाती है? अगर देखें, ध्यान से समझने का प्रयास करें तो ये मानव विकास की दूसरी अवस्था मानी जाती है, शैशवा अवस्था, सेकंड स्टेज कह सकते हैं या सेकंड एज भी कह सकते हैं या सेकंड अवस्था, दूसरी अवस्था भी कह सकते हैं। इसके माध्यम से यह स्पष्ट होता है दूसरी अवस्था। ये चीज़ें इसके माध्यम से हम इसको स्पष्ट करते हैं या कह सकते हैं कि इसकी प्रक्रियाएं कहीं ना कहीं दूसरी अवस्था के नाम से भी जानी जाती है, उसको शैशवा अवस्था भी कहा जाता है। तो ध्यान रखें, इसमें प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं कि मानव विकास की जो दूसरी अवस्था है कौन सी अवस्था होती है? तो मानव विकास की दूसरी अवस्था शैशवा अवस्था के नाम से जानी जाती है। मानव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था, अगर इसमें यह भी प्रश्न हो कि मानव विकास की दूसरी अवस्था को किस नाम से जानते हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरी अवस्था के नाम से तो हम जानते ही हैं कि शैशवा अवस्था, लेकिन मानव विकास की सबसे महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट अवस्था के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये सारी चीज़ें इसके गुणों के माध्यम से या इसके विशेषताओं के माध्यम में ही हम प्रदर्शित करते हैं। मानव जीवन का आधार ही इस पर डिपेंड होता है और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से ही शैशवा अवस्था डेवलप होती है। अगर देखें तो मानव विकास का जो आधार है कहीं ना कहीं शैशवा अवस्था है। दूसरी नंबर चीज़ है कि ये एक अनोखा का आदर्श काल नाम जाना जाता है। ध्यान रखें, इसमें 3 होते हैं, एक होता है आदर्श काल, एक होता है अनोखा काल, एक होता है कठिन काल। आदर्श, अनोखा और एक होता है कठिन काल। कठिन काल, ये तीनों कालों को अगर हम डिफरेंट टाइप से समझें, आदर्श, अनोखा और कठिन, तीनों को देखें तो आदर्श कौन सा होता है, आदर्श अनोखा कौन सा होता है, कठिन कौन सा होता है। तो आदर्श काल के बारे में अगर समझें तो आदर्श काल हमारा शैशवा अवस्था होता है। अगर हम लोग अनोखे काल की बात करें तो ये बाल्यावस्था जो होती है वो हमारी क्या होती है? अनोखा काल के नाम से जाना जाता है। और कठिन अवस्था हमारी जानते हैं ही होगी, किशोरावस्था को कहा जाता है। किशोरावस्था को हम लोग किस नाम से जानते हैं? किशोरा अवस्था की बात करें तो किशोरा अवस्था के नाम से अगर हम देखें तो कठिन काल को जाना जाता है। तो ये चीज़ें
विशेष रूप से स्पष्ट करें। और कहीं ना कहीं सीखने का जो आदर्श काल बताया था वो किसने बताया था, ध्यान रखेंगे, इसको वैलेंटाइन ने बताया था। किसने बताया था, वैलेंटाइन ने बताया था। और कहीं ना कहीं जो कठिन काल था उसको बताया था किलपैट्रिक ने। किसने बताया था, किलपैट्रिक ने बताया था। और अगर अनोखे काल की बात करी जाए तो अनोखे काल की परिकल्पनाओं को अगर समझने का प्रयास किया जाए तो इसको बताया था कोल एंड ब्रूस ने। क्या बताया था, कोल एंड ब्रूस ने, ठीक है ना। तो कोल एंड ब्रूस ने ही इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताया। वैलेंटाइन ने इसके बारे में स्पष्टता प्रदान की है और कहीं ना कहीं इसके बारे में कोल एंड ब्रूस ने। ध्यान रखेंगे, आदर्श काल वैलेंटाइन, अनोखा काल कोल ब्रूस एंड कठिन काल किलपैट्रिक ने, तीनों को स्पष्ट रूप से बताया। इसकी कुछ प्रमुख ये ध्यान रखेंगे कि जो जन्म के उपरांत मानव विकास की ये पहली अवस्था मानी जाती है, लेकिन मानव विकास की ये दूसरी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। और जो इसकी कुछ प्रमुख रूप से इसकी स्पष्ट, अगर हम इसकी विशेष गुणों को देखें या विशेष विशेषताओं को प्रदर्शित करने का प्रयास करें तो इसमें अगर हम समझें तो कहीं ना कहीं ये जो बालक का विकास होता है इसमें जो परिवर्तन होते हैं वो शारीरिक विकास में बहुत सारी तीव्रताएँ या तीव्रता से इसमें वृद्धि होती है। शारीरिक विकास की तीव्रता, ध्यान रखेंगे। दूसरी नंबर बात, जो शारीरिक विकास होते हैं, ध्यान आप तो जानते ही होंगे कि कहीं ना कहीं जो शारीरिक विकास की प्रक्रियाएं होती हैं वो बहुत तीव्र होती हैं, वो भी बचपन में, और कहीं ना कहीं शैशवावस्था के अंतर्गत जो आती हैं उसके में। मानसिक विकास में भी काफ़ी तीव्रता होती है। ध्यान रखेंगे कि शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास, जो मानसिक विकास होता है, मानसिक विकास में भी तीव्रता आती है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अगले पॉइंट की, तो अगले पॉइंट में अगर समझने का प्रयास किया जाए तो इसके अंतर्गत देखें तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति इसमें विशेष रूप से होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, ध्यान रखेंगे, जिज्ञासा की प्रवृत्ति विशेष रूप से होती है और जिज्ञासा के माध्यम से बालक क्या कैसे है तो उसके बारे में कुछ ना कुछ जानने का प्रयास करता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो शैशवावस्था होती है उसमें बालक का जो विकास होता है वो अंतर्मुखी प्रक्रियाओं के अंतर्गत आता है और बालक अंतर्मुखी ही होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें इसमें ध्यान रखेंगे। और कहीं ना कहीं इसमें ये सारी प्रक्रियाएं होती ही होती हैं। नैतिकता का अभाव होता है, ये भी चीज़ें स्पष्ट है। नैतिकता का अभाव, आप समझ सकते हो कि नैतिकता मतलब जब बालक छोटा होगा तो उसमें नैतिकता की कोई प्रक्रियाएं डेवलप ही नहीं होती हैं। तो ये चीज़ इसके अंतर्गत बताइए। सीखने में तीव्रता होती है, सीखते बालक बहुत तेज़ी से सीखते हैं, अनुकरण के माध्यम से सीख लेते हैं, देख करके सीख लेते हैं। ये सारी प्रक्रियाएँ कहीं ना कहीं उसके माध्यम से ही डेवलप होती रहती हैं। कल्पनाशीलता, मतलब बालक कल्पनाशील हो भी, इसमें कल्पनाशीलता भी पूर्ण रूप से होता है। संवेग के माध्यम से इसका संवेग की उत्पत्ति भी इसके माध्यम से होती है। अपरिपक्वता की अवस्था भी इसको हम कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं दोहराने की प्रवृत्ति, इसके माध्यम से इसमें ये प्रक्रियाएं लागू होती हैं। ये चीज़ें इसके अंतर्गत बताई गई हैं, जो कि कहीं ना कहीं सामाजिक भावना के विकास में भी परिवर्तन होता है और कहीं ना कहीं इसमें सामाजिक भावना के विकास में की भावना का विकास भी इसके अंतर्गत डेवलप होता रहता है। और कहीं ना कहीं सारी प्रणाली अगर देखें तो शैशव अवस्था के अंतर्गत इसके अंतर्गत बताई भी जाती हैं। इसमें मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार भी बालक में दिखाई पड़ते हैं, जो कि कहीं ना कहीं शैशवावस्था के अंतर्गत आती हैं, जो कि इनकी प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत होती हैं। तो इसमें कुछ प्रक्रियाएं ऐसी थी कि जिसके माध्यम से बालक को विशेष रूप से हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, जो कि शैशवावस्था, इन्फेंसी इसके नाम से जाना जाता है, जो कि कहीं ना कहीं बालक की प्रमुख अवस्थाओं में से एक माना जाता है। तो ये इससे संबंधित बहुत सारी प्रक्रियाएँ लागू भी होती हैं, जो कि बालक के प्रमुख रूप से 0 से 6 वर्ष तक की अवस्थाओं को हम लोग इसमें परिभाषित करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग विशेष रूप से बाल्यावस्था के बारे में पढ़ा जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं ये भी एक प्रमुख अवस्थाओं के नाम से, प्रमुख अवस्थाओं में से एक माना जाता है। और जो भी प्रक्रियाएं इसके अंतर्गत हैं या जो भी इसमें क्वेरीज हैं तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक्स भी करते रहिएगा। और कहीं ना कहीं नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बाल्यावस्था पढ़ेंगे, उसके लिए आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि उसी के माध्यम से हम लोग आगे भी पढ़ते रहेंगे। तो ये चीज़ें इसके माध्यम से स्पष्ट होती हैं। जो प्रणाली इसके अंतर्गत है, अगर कोई चीज़ें अस्पष्ट है तो उसको आप लोग स्पष्ट रूप से कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। और कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो कहीं ना कहीं उसको विशेष रूप से उसमें भी बताने का प्रयास करें। और जो भी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं उसको हम लोग ध्यान से समझें और समझने के साथ साथ उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं, प्रश्न इसी से संबंधित पूछे गए हैं, जो कि प्रश्नों को हम लोग सॉल्व भी करते रहें। धन्यवाद आपसे।